हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड बिल्कुल आप लोग का जो डिमांड आ रहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, और फाइनली जो है आज मैं आप लोग को जो पीडीएफ देने वाला हूँ, ये पेड कोर्स वाले को जो है गैस क्वेश्चन दिया गया था, उसी का आज मैं आप लोग को सोल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट डेट है, लास्ट डे है एग्जाम का, तो क्या आप लोग को फ्री में ये प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। आप लोग को हर हाल में एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चन को देखना है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे किए गए ना, बिल्कुल आप लोग को यहीं से सब्जेक्टिव का, बाहर से बिल्कुल भी आने के चांस नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद जाके मिलाइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग को बाहर से मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब ये पेड कोर्स वाले को ये पीडीएफ मिला था, पेड वाला स्टूडेंट को आप लोग फ्री में मिल रहा है, तो कम से कम आप लोग इतना तो कर सकते हैं, इस वीडियो को जो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि सब तक ये जो है इस फ्री जो मैं जो दे रहा हूँ सब तक इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग लाइक कर देंगे ताकि यूट्यूब और बच्चे तक रिकमेंड करें, और आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैं जो फ्री में आप लोग को जब दे रहा हूँ तो सब तक ये मिल ही जाए। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, या फिर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप लोग क्लिक करके जो है डायरेक्ट इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे पीडीएफ वाला सेक्शन में, पीडीएफ ई बुक वाला सेक्शन में जाकर के आप लोग फ्री पीडीएफ में या फिर हिस्ट्री का पीडीएफ में जाकर के आपको फ्री में इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं फटाफट से। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को आंसर बताऊंगा, जो जो इंपोर्टेंट होगा, जो इंपोर्टेंट है बस आप लोग को दिखा दूंगा, समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को कुछ ज्यादा करना है, कम टाइम पे हम लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूंगा, ताकि आप लोग को ज्यादा मतलब बोरिंग नहीं लगे, यानी मतलब कहने का मतलब कि आपको ज्यादा जो है माथा वो जो होता है खराब वो नहीं हो, कुछ कुछ चीजें आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है समझने के बाद एग्जाम में आके अपने लैंग्वेज में कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन तो हम लोग पूछ रखा है, अभिलेख किसे कहते हैं। तो डिफरेंस को पता होगा, जो अभिलेख होता है ना, पत्थर हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया, किसी भी चीज में लिख करके कोई भी लेख के बारे में लिखा हुआ होता है, उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। फिगर आपको समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया फिगर। अब यहाँ पे देखो, हम लोग को ये जो अभिलेख हो सकते हैं वो पत्थर पे, मिट्टी पे, तांबे पे, चांदी, सोने आदि पर लिखे जा सकते हैं। अभिलेख के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्राचीन काल के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ न लिखा रहेगा, कुछ सबूत मिलेगा, तभी ना हम किसी चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मतलब अभिलेख जो हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को याद रखें, क्योंकि अगर पूछ सकता है आपको कि अभिलेख का क्या महत्व है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अभिलेख हमें जो है पुराने प्राचीन जो सभ्यता के बारे में, पुरानी चीजों के बारे में वो जानकारी देता है, ज्ञान देता है, इसलिए अभिलेख जो हमारे लिए काफी महत्व है। ठीक है, तो अभिलेख आपको समझ में आ गया। अभिलेख किसी प्रकार के लिखित दस्तावेज है जो किसी ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति, स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्लियर, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। डिफरेंट क्वेश्चन सब लोग वाकिफ होंगे। 4 प्रमुख नगर, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगान हो गया, धौलावीरा हो गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। एंड डिफरेंटली आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसके साथ डेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे हड़प्पा की सभ्यता जो खोज हुई थी लिख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो इतना नहीं करना 2 मार्क्स में, चलो इतना ही काफी है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारण आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं तो आपको जो है 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। पतन के जो है 2 कारण में हम लोग को लिख सकते हैं, जैसे बाहरी आक्रमण लिख सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं दे सकते हैं, या फिर नदियों के मार्ग में परिवर्तन। नदियों के मार्ग में परिवर्तन मतलब जब हड़प्पा सभ्यता हुआ करता था, उस टाइम पे कहा जाता है कि जो सिंधु नदी बहती थी उसका मार्ग में बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और वो मार्ग जो दिखा दिया हड़प्पा सभ्यता की तरफ, और इससे जो वहाँ पे बाढ़ आ गया और अचानक से क्या हो गया, सभ्यता का पतन हो गया। तो ये भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है, बट 2-3 मत, बहुत सारे मत है, बट आपको 2 पूछ रखा, 2 कोई भी मत आप लोग डाल देंगे, आंसर आपको लिख देना, नंबर मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन 4 देखिएगा। महाभारत के महत्व को लिखें। अब देखो, महाभारत के महत्व क्या है। तो महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, साथ ही साथ हमको जीवन के बहुत सारी चीजों हम लोग को महाभारत से सीखने को मिलता है। तो सिंपली हम लोग को समझ जाना, बिल्कुल आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, महाभारत एक महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक धार्मिक ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ है। महाभारत में भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं की झलक मिलती है। ये ग्रंथ भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को समझ जाना है और बिल्कुल एग्जाम में लिख देना है। देखो यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखे हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। अब ध्यान देंगे कौन से, ऐसे तो 16 महाजनपद का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय के अनुसार, आप लोग पढ़ा होगा। तो उसमें से 4 महाजनपद के नाम लिखने बोल रहा है, तो याद रखें, मगध, कौशल, वत्स्य एंड अवंती, ये 4 जो है मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, चलिए वर्ण और जाति में 2 अंतर बताएं। चलो वर्ण और जाति देखो, वर्ण क्या होता है। वर्ण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, पता सभी को। वर्ण कितने प्रकार करते हैं, 4, जिसमें ब्राह्मण, शूद्र, एंड आपका एक आता है आपका क्षत्रिय, और ये क्या है वो याद नहीं आ रहा, वो वास्य, वैसे ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब वैसे जो व्यापार के लिए होता है, कृषि उसी के लिए, और जो क्षूद्र होता है, शूद्र शूद्र क्या याद नहीं आ रहा मुझे भी,
एंड शूद्र, हाँ शूद्र जो होता है वो क्या होता है कि सभी का जो है देखभाल के लिए, यानी जितने भी ऊपर उसके कैटेगरी है सबको जो है सेवा के लिए, ठीक है। और बाकी क्षत्रिय जो होता है वो युद्ध के लिए, और आपका जो ब्राह्मण होता है वो मतलब उच्च लेवल का, है ना, वो पूजा पाठ वगैरह के लिए, सबको राजपाट के लिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग को जो वर्ण वो हो गया। जाति क्या होता है, जाति जन्म से होता है, यानी लोग जो है जिस घर में पैदा होते हैं वो उसी जात का कहलाते हैं, ठीक है। तो जाति जन्म से होता है, और वर्ण जो होता है उसके काम के हिसाब से होता है, जो जिस तरह का काम होता है उसी काम के हिसाब से उसका वर्ण होता है। तो देखो दोनों में अंतर पूछ रखा है। वर्ण और जाति दो अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म से होता है, वर्ण व्यवस्था का आधार, सॉरी, वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म से होता है, हाँ हाँ, वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म से होता है, जबकि जाति व्यवस्था का आधार व्यवसाय से होता है, यानी जाति जो होता है उसके काम से होता है, वर्ण वर्ण जो होता है वो उसका जन्म से होता है, यानी अगर वो ब्राह्मण में जन्म हुआ है तो उसका जो है वो ब्राह्मण में ही कहलाएगा, ठीक है। बट जो जाति जो होता है ना उसके काम के हिसाब से, जिस प्रकार का काम कर रहा है वो उसी टाइप का जाति कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई क्या कहते हैं कि बाल वगैरह सैलून का काम होता है तो वो नाई कहलाएगा वो, ठीक है। कोई अगर मान लो जूता चप्पल का वो सिलाई वगैरह का काम करना, वो मोची में वो उसको क्या चमार टाइप का कुछ भी कह सकते हैं। जो गाय वगैरह का दूध वगैरह निकालेगा उसको ग्वाला कहेंगे। तो मतलब उसके काम के अनुसार जो हम लोग जात को बांटते हैं, ठीक है। जबकि जो वर्ण होता है उसके जन्म के अनुसार जो रहता है कि जिस घर में वो जन्म हुआ उसका जात वही रहेगा, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, जबकि जाति व्यवस्था में अनेक जातियां हो सकती है। आप लोग जैसे देखे होंगे बहुत सारी जातियां हैं। वर्ण व्यवस्था में सभी जातियों को समान अधिकार है। वर्ण व्यवस्था में जितने भी जाति है सबको समान अधिकार है, जबकि जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को उच्च माना जाता है और कुछ को निम्न माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अंतर को लिख सकते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को बताएं। बुद्ध के जो है 4 आर्य सत्यों को बताना हम लोग को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख के निरोध के उपाय, ये 4 आर्य शक्ति है बुद्ध के, आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 8 का हम लोग कह रहा है बुद्ध के संदेश या शिक्षाओं को भारत के बाहर किन देशों में फैला, दो का नाम लिखें। तो दो का नाम हम लोग को लिखना है, जैसे बुद्ध के संदेश शिक्षाएं भारत के बाहर श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में फैला। बट आपको 2 पूछ रखा है, 2 में क्यों भी लगा देंगे, मैंने यहाँ पे सारे दे दिया ताकि आप लोग को कोई याद नहीं है तो कोई और याद रख के आप लोग लिख सकते हैं। किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम पूछ रखा है, देवघर का मंदिर एंड अजिंठा का मंदिर। ये 2 मंदिर हम लोग लिखेंगे गुप्तकालीन मंदिरों के नाम, ठीक है। आप लोग को बस माइंड में सोचते रहना है, मतलब देखते जाना है और अपने माइंड में वो देखना है कि आपको याद हो पा रहा है कि नहीं, याद रह पाएगा कि नहीं पाएगा, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं लेना है बिल्कुल भी। और क्वेश्चन जो दे रहे हैं बस ताकि ये दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में जो ना कोई भी वर्ड आपके माइंड में नहीं आए, तो कुछ भी वर्ड यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एग्जाम में कम से कम एटलीस्ट कुछ तो कुछ लिख पाए, ठीक है। ना लिखने से अच्छा कुछ लिखना भला है। कुछ भी वर्ड आप लोग माइंड में रखेगा, पढ़ के जाएंगे ना तो आप लोग को माइंड में आ ही जाएगा, मैंने ये चीज पहले ये चीज देखा था। आयन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया, किन्हीं 2 के नाम लिखें। तो आयन अकबरी में भूमि को जो है 4 भागों में वैसे बांटा गया है, एंड 2 के नाम लिखना बोल रहा है तो आप लोग 2 कुछ भी लिख सकते हैं। कस्त यहाँ पे दिया, मौजा, चक, माप, तो हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन हम करा कि अकबर के दरबार में 4 नौरतन के नाम लिखे। सबको पता होगा अकबर दरबार में 9 नौरतन थे, उनमें से 4 का नाम पूछ रखा है। तो बिरबल लिख देंगे, अबुल फजल लिख देंगे, ये दोनों का नाम आपको पता होगा। तानसेन भी पता ही होगा, एंड टोडरमल भी है, बट यहाँ टोडरमल नहीं होगा, फैजी। तो हम लोग को यहाँ पे जो है 4 इजीली लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अकबर ने जज्जा कर क्यों समाप्त किया था, सबको पता होना चाहिए। अकबर जो है एक अपने आप को जो है ये समझता था कि सभी धर्म जो है बराबर है, ठीक है। कोई भी धर्म ऊंचा नीचा नहीं है, तो क्यों उन लोग से जो है जजिया लिया जाए। बहुत सारे रीजन थे जिसने वजह से वो अकबर ने जो जजिया कर समाप्त किया था। यहाँ पे दिया हुआ अकबर ने जजिया कर इसलिए समाप्त किया था क्योंकि वह धार्मिक कर था और वह सभी धर्मों के लोगों के साथ साथ समानता रखता था, कोई भी धर्म को नीचे ऊपर नहीं देखता था। दूसरा कारण यह था कि वह अपने राज्य में शांति और जो सद्भाव बनाए रखना चाहता था कि कोई किसी से युद्ध ना हो, लड़ाई नहीं हो। ये सोचते कि उसके पास से जज्जा लिया जा रहा है, क्यों लिया जाएगा, सब समान है इसे उसे, तो युद्ध भी नहीं बने, कोई भी तरह के किसी को जो है तकलीफ भी ना हो, किसी का दिल में ठेस ना पहुंचे। तो वो इस वजह से जो क्या किया अकबर ने जज्जा कर को समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया सबको पता होगा ना, कब समाप्त किया था, 1564 को जो समाप्त किया था, याद रहेंगे। एंड जो लास्ट समाप्त किया था फिर 1575 को दोबारा लागू कर दिया था, 1575 को दोबारा लागू किया था। फिर फाइनली जो है 1579 को जो ये दोबारा जो है फिर जो है अंतिम रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया था जज्जा कर अकबर ने। चलो क्वेश्चन कर रहा हूँ, सूफी आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखे हैं। बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, कबीर। इतना इंपोर्टेंट नहीं है। चलो रेहला की किन 2 विशेषताएं बताइए, ये भी क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट नहीं हो सकता है। रेहला एक यात्रा वृत्तांत है जो कि अब्दुल रहीम खाना खाना, ये मिस्टेक गलत हो गया यहाँ पे। ये रेहला किताबो रेहला तो खाना खाना नहीं होगा, ये तो ये हो जाएगा आपका मोरक्को निवासी था ना इब्न बतूता, इब्न बतूता ने लिखा है, ठीक है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है रेहला में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा हम लोग को, यह वृत्तांत उनकी भारत में अफगानिस्तान और फिर वापस भारत की यात्रा पर वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन जो है ना शायद ये रेहला वाला जो ना ये मिस्टेक हो गया आंसर लिखने में। चलिए आगे देखिए कर रहा हम लोग को कि प्लासी
युद्ध के 4 कारणों को लिखें। प्लासी युद्ध के 4 कारण निम्नलिखित है। बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला का निरंकुश था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश का प्रतिस्पर्धा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति, बंगाल के किसानों और व्यापारियों की ब्रिटिश नीतियों का क्या कहते हैं कि नीतियों से असंतोष। तो ये सारी चीजें लिखना हम लोग को 16 नंबर क्वेश्चन प्लासी युद्ध का पूछे तो। फिलहाल हम लोग 1857 असफलता के लिए 4 कारण लिखें। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे। 1857 क्रांति से आपको जो है एक क्वेश्चन तो हर हाल में चाहे 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछेगा ही, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसके बारे में आप लोग को नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप लोग कुछ भी लिख पाएंगे। 1857 युद्ध की असफलता के लिए 4 कारण निम्नलिखित है। जैसे 1857 की सफलता के 4 कारण निम्नलिखित लिखेंगे हम लोग। 4 कारण लिखने बोलता है, निम्नलिखित है। विद्रोह का नेतृत्व जो कुशल नहीं था। क्या था? कुशल नहीं था। एक प्लानिंग तो किया गया था कि होना है, बट सही ढंग से नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब जहां कहा जब चाहा वहां शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहा। विद्रोह में आपसी मतभेद थे, लोग जो है कभी किसी का कुछ और राय था तो किसी का कुछ और राय था, जिसकी वजह से ये चीज जो है मतलब नेगेटिव पॉइंट बन गया। ब्रिटिश सेना अधिक आधुनिक और सुजित क्या कहते हैं सुजित थे, यानी ब्रिटिश जो है सेना जो थे वो क्या कहते हैं आधुनिक यानी मॉडर्न टाइप का जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो जो है इंडिया से जो है, इंडिया का अगर 100 लोग हैं तो वहां पे उन लोग 50 आदमी है, तो उन लोग के पास जो है उसके लिए मतलब हथियार वगैरह बहुत ज्यादा उसके पास आधुनिक यंत्र थे, जिससे जो है ना वो आराम से जो है 1-2 ब्रिटिश मिलकर जो है 10-15 इंडियन को देख सकता, इस तरह का उन लोग के पास था। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए जो है कठोर कदम उठाए, जिसकी वजह से ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन गया। चलिए, तो इस तरह से हम लोग को लिखना है। फिलहाल देखो भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के कोई 2 कारण लिखें, तो ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है। ब्रिटिश काल में बंबई निर्मित इंडो इसराइल कला के 2 भवनों के नाम लिखें, ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं होने वाला है। एंड देख लो आप लोग फिलहाल जो मैं दिखा रहा हूँ पीडीएफ आप लोग डाउनलोड एक बार एक झलक देख लेना सबको। पीडीएफ इसलिए आप लोग को हर हाल में डाउनलोड कर लेना है। बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन में आप लोग को मिल जाएगी, सब कुछ जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फोन वगैरह नहीं करना आप लोग, एप्लीकेशन के लिए फोन कर दो, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। जब आपको सब कुछ बता दिया था वीडियो में तो आप लोग फिर देखते नहीं है, सुनते नहीं है और जाके फिर डायरेक्ट कॉल लगा लेते हैं। ब्रिटिश शासकों के लिए एक तो मैं फ्री में आप लोग को दे रहा हूँ सारा कुछ, ये सारी चीजें आप लोग गैस क्वेश्चन में जो पेड में मिल रहा था फ्री में दे रहा हूँ, ऊपर से आप लोग फोन लगा परेशान कर देते हैं। फ्री में दे रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइए कि प्ले स्टोर में जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ से फ्री पीडीएफ में आके मिल ले लेना है। या फिर कुछ भी डाउट है तो वहाँ पे डाउट सेक्शन में दिया होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट वहीं से मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा रिप्लाई। चलो देखो यहाँ पे ब्रिटिश शासक के लिए हिल स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण था, ये भी क्वेश्चन देख लो एक बार, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। जो इंपोर्टेंट उसको हम लोग बात करेंगे। चंपारण आंदोलन क्या था, क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे। चंपारण आंदोलन का कारण जो है किसानों का जमींदार के अत्याचारों से पीड़ित होना था। जमींदार क्या कहते हैं किसान से अधिक लगाव वसूलते थे और उन पर अत्याचार करते थे। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। 3 कट्ठा प्रणाली जो है शुरू हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने कहा था किसानों को कि 3 कट्ठा जो हम लोग को देना पड़ेगा, 1 कट्ठा तुमको रखना पड़ेगा, वो भी नील की खेती करना पड़ेगा। नील की खेती क्या होता था, जमीन को बंजर बनाता, खराब कर देता, जिसकी वजह से जो किसान नाराज हो गए और तकलीफ में रहे। और फिर लास्ट में जो है राजकुमार शुक्ल से कहा किसानों ने, और राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध किया महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी आए, इस आंदोलन का शुरुआत की। खैर हम लोग को कि असहयोग आंदोलन के लिए 4 कार्यक्रमों को लिखे हैं। असहयोग आंदोलन के लिए 4 कार्यक्रम निम्नलिखित थे। सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, सरकारी समारोह का बहिष्कार, ये सारे जो है ये था वजह था जिसकी वजह से जो असहयोग आंदोलन शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए, कह रहा हम लोग को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक इन 4 कारणों को लिखें, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन में पूछ रखा है शिमला समझौता से असफलता, शिमला सम्मेलन के असफलता के कारण थे, ये भी देख लो, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। एंड कह रहा हम लोग को भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ था क्योंकि इस दिन भारत गणराज्य घोषित हुआ था, ठीक है। इस दिन भारत का एक स्वतंत्र और संप्रभुता राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी, इस वजह से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत का पाकिस्तान के बीच में बांटे गए थे, तो पंजाब और बंगाल। पंजाब से जो पाकिस्तान अलग हुआ था जो कि पाकिस्तान है, और बंगाल से बांग्लादेश जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान नाम था 1971 से पहले, तो पंजाब और बंगाल से जो अलग हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए हम लोग इतिहास लेखन में अभिलेख की क्या महत्व है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। इतिहास लेख में अभिलेख की क्या महत्व है, अभिलेख से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। चाहे आप अभिलेख क्या किसे कहते हैं वो हो गया, या फिर इतिहास लिखना अभिलेख की क्या महत्व है। तो इतिहास लेखन में अभिलेख की बहुत महत्व है। अभिलेख से हम क्या करते हैं, किसी काल की घटना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, सही बात है। अभिलेख से उस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन मिलता है। यानी अभिलेख जो मिलता है हमको, तो उस टाइम पे जो जिस टाइम पे जो घटना हुई थी उस टाइम के हमको सामाजिक किस प्रकार का समाज हुआ करता है, कैसा उन लोग का जीवन था, पैसे वगैरह कैसे कमाते, उन लोग का आर्थिक स्थिति कैसा था, वहां पे राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, है ना, कि किस प्रकार से राजा जो शासन करते थे, क्या
राजा समाज के प्रति अच्छा थे, खराब थे, या संस्कृति परिवेश किस तरह के लोग जो है उनका धार्मिक परंपरा था, इन सब चीज की जानकारी जो हमको मिलती है उसका एक स्रोत है वो है अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख का महत्व इस प्रकार से बढ़ जाती है। ये सब की जो है जानकारी हमको ऐसे नहीं मिलेगा ना, कोई इंसान थोड़ा ना आपको कहने के लिए आएगा, इंसान की आयु इतनी लंबी थोड़ी होती है, बट अभिलेख में जो लिखा हुआ वो आप लोग आज तक भी पढ़ सकते हैं और आज जिंदगी भर रह सकता है वो। चलो देखो, सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषताओं को बताना आप लोग को। तो देखो यहाँ पे क्या इसकी विशेषता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो विशेषता है ना कि यहाँ पे जो इन लोग का जो था ना व्यावसायिक क्या था, सुव्यवस्थित योजना थी। सिंधु घाटी नगर में योजना बहुत सुव्यवस्थित था, नगरों का आयताकार, वर्गाकार और आयताकार बनाया गया था। यहाँ पे सबसे पहले जो सुव्यवस्थित योजना, इनमें जो योजना बनाई गई थी ना सर, ये चीज नगर वगैरह जो भी जहाँ पे भी बना था वो आयताकार बना था, ताकि मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे ना, आयताकार बना था। कभी क्या होता है, कभी कोई नगर जो है ऐसे ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है, तो इस प्रकार से योजना इतना अच्छा ठीक नहीं रहता है। तो क्या बराबर आयताकार, अब आयता करने से क्या हो गया कि यहाँ पे सड़क जो है ना वो भी सीधा हो जाएगा, एकदम सीधा, इधर से भी सड़क क्या होगा, सीधा हो जाएगा, टोटल सीधा, और ये 90 डिग्री बनेगा। इस प्रकार नाली हर चीज की सुविधा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इस सब में क्या होता है, रास्ता वगैरह का बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आयताकार जमीन जो है ना क्या होता है, रास्ता के लेकर के हर पर्पज के लिए काफी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था जो की थी ना काफी अच्छा की गई थी, जिसमें जो घर वगैरह जो भी बाजार वगैरह बनाया गया था वो सारा जो आयताकार वर्गाकार में बनाया गया था, ताकि जो जमीन वगैरह बर्बाद ज्यादा ना हो। नियमित सड़कें, सिंधु घाटी नगरों में नियमित सड़कें बनाई जाती थी। सड़कें के नगरों को 4 भागों में बांटती थी, जैसे भी मैंने आपको दिखाया फिगर में, है ना। कोई आयताकार है, इसको क्या कहते हैं, सड़क, इस तरह से सड़क हुआ और इस तरह से सड़क हुआ, 4 भागों में बांट गया। तो ये वाला भी क्षेत्र में सड़क मिल गया, इधर से सड़क मिल गया, इधर से सड़क मिल गया, हर तरह से सड़क मिल गया। तो इस प्रकार से सड़क का निर्माण हुआ था। पक्की घर है, पक्के घर सिंधु घाटी नगरों में जो पक्के घर होते थे, इन घरों में ईंट और पत्थर का उपयोग किया जाता था। जल निकास प्रणाली काफी अच्छा था। सिंधु घाटी नगरों में जल निकास व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। नगरों में नालियां बनाई जाती थी ताकि वर्षा का पानी भी आसानी से बह सके। तो ये सारे कारण हैं, 5 मार्क्स में आपको पूछ ले सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषताएं और क्वेश्चन जो पूछने की पूरी संभावना है। चलिए आगे देखिए, कार्बन 14, ये भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, ध्यान देंगे। कार्बन 14 से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन 14 ऐसी विधि है जिसका उपयोग जो किसी वस्तु की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है, यानी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे आयु? तो कार्बन 14 में क्या होता है कि किसी ये क्या कहते हैं वस्तु का पुरानी वस्तु है उसको निकालेंगे और उसमें कार्बन 14 का लेकर के रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। आप लोग केमिकल रिएक्शन आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, जो रिएक्शन अभिक्रिया कराते हैं, जैसे हम आपको मिलेगा कि डालते हैं, जैसे पानी में अगर आप पेट्रोल डालते हैं और जलाते हैं आग, या फिर पानी में पेट्रोल देते हैं, पेट्रोल ऊपर के तैरता है तो एक तरह का, और वहां पे आग लग जाता है, तो लगता है ना पानी में आग लग गया, तो एक तरह जादू टाइप का लगता है ना। तो एक तरह इसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं, आपस में प्रैक्टिकली जो है चीज हम रिएक्शन करते हैं। तो कार्बन 14 के साथ भी उसी प्रकार कुछ रिएक्शन किया जाता है। जो पुरानी चीजें होती है उसमें कार्बन 14 की मात्रा डाली जाती है, और डालने के बाद पता चलता है कार्बन 14 की मात्रा कितना है। अगर कार्बन 14 की मात्रा कम हो रही है तो वस्तु पुरानी है, अगर ज्यादा कम नहीं हो रही है मतलब वस्तु नई है। उस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, किसी वस्तु की आयु निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया हम लोग को किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस विधि में कार्बन 14 रासायनिक का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 एक क्या कहते हैं रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो जीवित प्राणियों में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? जीवित प्राणियों में पाया जाता है। और जीवित प्राणी मरने के बाद क्या होता है, कार्बन 14 क्षय होने लगता है। कार्बन 14 क्षय की दर ज्ञात होती है और इससे किसी वस्तु की आयु निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से मुझे लिखना है, फिलहाल समझ जाना है अपने भाषा में, जैसा आपको आसान लगे वैसे लिख देना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए 2 मुख्य स्रोत को लिखें। आपको पता होगा, एक होगा प्राकृतिक स्रोत, एक होगा ऐतिहासिक स्रोत। मैंने वीडियो में बताया था आपको प्राकृतिक स्रोत में क्या होगा, जैसे मूर्तियां हो गया, शिलालेख हो गया, सिक्के हो गया, है ना। ये हो गया ऐतिहासिक स्रोत में आपका ग्रंथ हो जाएगा, जैसे आपका साहित्य ग्रंथ हो गया, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज का इंडिका हो गया। ये सब क्या होगा, साहित्य ऐतिहासिक स्रोत में आ जाएगा। तो हमारा जो प्राचीन क्या कहते हैं इतिहास के 2 अगर आपको स्रोत पूछे तो एक लगाना प्राकृतिक स्रोत, एक होगा ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में ये हो जाएगा आपका मूर्ति, शिलालेख, सिक्के आदि हो जाएगा, और आपका ऐतिहासिक में जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं वो सारे हो जाएगा, पुस्तक वगैरह हैं। चलिए कर हम लोग को किन्हीं 8 महाजनपदों के नाम, ये तो मैं आप लोग बता रखा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों को लिखें। तो आपको पता होगा महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें से कुछ प्रकार के मैंने वर्णन यहाँ पे पूछ रखा, तो मैंने दे दिया आपको। देव विवाह हो गया, आर्ष विवाह हो गया, असुर विवाह हो गया, एंड गंधर्व विवाह हो गया, राक्षस विवाह हो गया, पिशाच हो गया। ये सारे जो है कुछ महाभारत प्रकार में विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करा त्रिपिटक क्या, क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, एंड अभिधर्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, इस भाग में बुद्ध के उपदेशों का प्रवचन शामिल है, और विनय पिटक में क्या है, इस भाग में बुद्ध के संघ के नियम और अनुशासन का
अनुशासन सम्मिलित है। ठीक है, इस प्रकार से हमको त्रिपिटक के बारे में लिखना है। एंड अभिधम्म पिटक में इस भाग में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन शामिल है। मुगल कालीन सिक्कों का संक्षिप्त विवरण लिखा है, अदली, दाम, आना, रूपी। इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप लोग देख लो। अकबर ने जजिया क्यों समाप्त किया था, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा। एंड मैंने एक बार बता दिया आप लोग को, तो फिलहाल आप लोग तो देख ही लिया होगा इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हूं लोग को, आयन अकबरी विषय में आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपको आ जाए। आयन अकबरी क्या है, अकबर द्वारा, अकबर नहीं होगा, अबुल फजल होगा, अबुल फजल द्वारा लिखा गया एक जो है कानूनी ग्रंथ है। इसमें कानूनी ग्रंथ है नहीं है यार, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया लगता है। मतलब ये क्वेश्चन हुआ क्या कि मैंने टाइपिंग करने के लिए दिया किसी को, ठीक, तो क्या करते हैं, मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। इसने मुगल साम्राज्य के कानून, प्रथाओं और विवरण दिया गया था इस ग्रंथ में। अकबर शासन, ये यहाँ तक जो है ना कानून वाला चीज ना, शायद मुझे लगता है कि नहीं होगा। इस ग्रंथ में अकबर के शासन के विभिन्न पहलुओं का भी वर्णन है, ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे। आयन अकबरी क्या है, जिसमें अकबर के शासन काल का कानून प्रथाओं का, हाँ हाँ ये सही है, सही है, सही है। क्योंकि इसमें जो है ना, इसी में अकबर द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बस ये गलत है। हम लोग को क्या लगाना, आयन अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया, अकबर द्वारा, हाँ अकबर द्वारा। क्वेश्चन मुझे लग रहा है सही होना, क्योंकि अकबर ने लिख पाया था ना, अबुल फजल लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, इसके लिखा अबुल फजल है, बट अकबर के द्वारा लिखा गया था। यानी अकबर जो बताया था, हुक्म दिया था लिखने के लिए, तो चलो इसको उसमें सही होना चाहिए। आइन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया कानून ग्रंथ है। इसमें मुगल साम्राज्य के कानून, प्रथाओं, विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ में अकबर के शासन के विभिन्न पहलुओं का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आइन अकबरी के बारे में इस प्रकार से लिखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की दो विशेषताओं को लिखे हैं, जैसे हम वहाँ के जो है मंदिर, बड़े विशाल मंदिर, तो उसके प्रवेश द्वार जो मतलब दरवाजे होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, विशाल, जिसको गोपुरम के नाम से जानते हैं। महल, महल में क्या होते थे, विजयनगर साम्राज्य के महल अपनी जो है भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इन महलों में राजा रानी रहते थे। तो इस प्रकार से दो पूछ रखा हूँ, दो बता देंगे। सूफीवाद से क्या समझते हैं, सूफीवाद इस्लाम की एक आध्यात्मिक परंपरा है। सूफीवाद एक ऐसा रास्ता जिसमें लोग ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करते हैं, और सूफी लोग ईश्वर को एकमात्र वास्तविकता मानते हैं, और इनका 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 लक्ष्य ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना था। वह तपस्या, ध्यान और भक्ति जैसे तरीकों से ईश्वर के करीब आने का प्रयास करते हैं। किताबुल हिंद का पूछ रखा है। किताबुल हिंद अरबी भाषा में ग्रंथ है, जो कि अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी में लिखा था। इस ग्रंथ में भारत, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धार्मिक विज्ञान आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। अल बरूनी ने इन ग्रंथों को भारतीय सभ्यता का गहन अध्ययन किया, और अपने समय के अन्य विद्वानों के से काफी आगे माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको किताबुल हिंद के बारे में लिख देना है। अगर पूछे तो रैयत वाली पद्धति पूछ सकता है। रैयत वाली पद्धति प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है, जिसे अंग्रेजों ने भारत में लागू की थी। इस पद्धति के तहत किसानों को भूमि का अस्थायी पट्टा दिया जाता था, और उन्हें सरकार को निर्धारित राशि भू राजस्व देना होता था। रैयत वाली पद्धति को किसान के हित में माना जाता था, क्योंकि इसे भूमि का स्वामित्व अधिकार जो है किसान को मिला था। ठीक है, इसमें क्या था कि किसानों से खेती की जाती थी, और कहा जाता था कि ये खेत तुम्हारी है और तुम खेती करो, और बाकी कुछ जो है जो भी फसल वगैरह होता था उस हिसाब से लेता था। लेकिन मालिक जो बनाता, किसानों को बनाता, ताकि किसान खुश हो जाए कि हाँ मैं जमीन का एक्चुअल में मैं मालिक हूँ। तो इससे जो खेती वगैरह भी अच्छी थी, और किसान को भी जो फायदा होता था, और किसान भी इस चीज से खुश थे। कह रहा है फ्रांसिस बुकानन का परिचय दें। ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप लोग देख लो। 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा, ध्यान देंगे। 1857 तात्कालिक कारण जो है, मेरठ में 10 मई 1857 को ब्रिटिश सेना के सिपाहियों द्वारा किया गया। ब्रिटिश सेना के सिपाहियों द्वारा किए गए थे, और ये सिपाही जो थे ना, वो भारतीय थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना में जो भर्ती थे सिपाही, वो कहीं और से नहीं आए थे, वो भारतीय लोग मतलब उसमें भर्ती हुए थे। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिपाहियों ने ही शुरू किया था। ठीक है, क्यों किया था आपको बताया था मैंने कि ये जो है ना चर्बी वाला कारतूस, उसी वाला मसला से एक अफवाह फैली थी, जिसमें कहा गया जो कारतूस जो बना है, ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से मिला हुआ है। ठीक है, और सिपाही कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब मिलके थे वहाँ पे, तो सिपाहियों जो है इन लोगों को कारतूस खोलने के लिए मुंह में लगाना पड़ता था दांत से। ठीक है, इससे जो वहाँ पे जो इन लोग को नफरत की भावना आ गई कि हम लोग को जो है हिंदू मुस्लिम को टकरा रहा है, और हम लोग को जो है इस प्रकार से हम लोग के साथ मजहब के साथ खेल रहा है ये। ठीक है, इस वजह से सिपाहियों ने कहा, एक्चुअल में डेट जो होना था 31 मई को शुरू होना था, और सिपाहियों ने सोचा कि जब हम लोग को 1857 क्रांति करना ही है इनके खिलाफ, तो हम लोग क्यों 10 मई को मतलब 31 मई को इंतजार करें, आज ही से शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत ज्यादा, और हम लोग को इस तरह की धर्म के प्रति हम लोग को बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और फिर क्या किया, 10 मई 1857 को ये विद्रोह हो गया था। मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, और मेरठ से होकर के पूरे भारत में फैल गया था, और क्रांति का रूप ले लिया था। इस प्रकार से मुझे 1857 क्रांति के बारे में कुछ लिखना है। चलिए, कह रहा हम लोग को 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका प्रकाश डालें। तो ये भी क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट इसका मैंने सब्जेक्ट आपको बताया था पहले वाला वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। औपनिवेशिक काल में व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन, इसके बारे में मैंने आप लोग बता रखा है। सिविल लाइसेंस के बारे में विकास, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग बता रखा है। चौराचौरी घटना क्या थी, चौराचौरी घटना 1922 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में हुई थी। इस घटना में एक पुलिस चौकी में आग लग गई थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में क्या कहते हैं मार्शल
लॉ लगा दिया था। ठीक। अब देखो क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन काफी अच्छा 2 साल तक चल रहा था। बट कुछ जो है ना भारतीय ने यूपी में चौरा चौरी एक जगह है, वहां जाकर क्या किया, अंग्रेज के जो पुलिस थाना थे, परेशान होकर के भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेज के पुलिस थाना जाकर के पेट्रोल लगा करके आग मार दिया, आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गया, मर गए, जिससे जिसका दुख जो है महात्मा गांधी को काफी हुआ। बट इसमें जो अंग्रेज जो है काफी गुस्सा हो गए और एक लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ। ठीक है। और फिर क्या क्या मजबूरी में जो महात्मा गांधी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा, खत्म करना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी का राय था कि हमारा जो आंदोलन हो वो अहिंसा के साथ हो। ठीक है। कोई भी हिंसा किसी की जान वगैरह खत्म नहीं होना चाहिए। बट जान वगैरह खत्म हो गई तो मजबूरी में फिर 1922 को क्या कहते हैं कि ये आंदोलन खत्म होना पड़ा। ठीक है, खत्म करना पड़ा। तो इस प्रकार से ये इस घटना को जो चौरा चौरी के नाम से जाने जाते हैं। चलो अच्छे से आप लोग को लिख देना है, समझ जाएंगे। तो 1919 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे, ध्यान देंगे। 1919 का अधिनियम प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे, जैसे द्विकक्षता व्यवस्था, भारत में विधायिका के 2 सदन में विभाजित किया गया, भारतीय को अधिक अधिकार दिए गए थे, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों के अधिकार स्वायत्तता दी गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी, स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा, अधिनियम ने स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया। ये कुछ प्रकार से हम लोग को लिखना है, बट इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ध्यान देंगे। कम्युनल अवार्ड क्या था, ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है। कैबिनेट मिशन पूछ सकता है आपको, कैबिनेट मिशन 1942 में आया था। इसका उद्देश्य भारत में एक संविधान सभा का गठन करना है, भारत और जो है स्वायत्तता प्रदान करना है। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक योजना प्रस्तुत की है जिसमें भारत के 2 डोमिनियन में विभाजित किया जाना है, यानी 2 भागों में विभाजित किया जाना है, जिसे आप लोग देख रहे हैं विभाजित है ये। इस योजना के भारतीय नेताओं को विरोध किया और कैबिनेट मिशन भारत से वापस चले गए। और भारतीय जो लोग थे वो लोग कहा कि नहीं, हम लोग को ऐसा विभाजित नहीं करना है, हम लोग एक ही देश रहेंगे। और कैबिनेट मिशन के बाद जितने भी प्रस्ताव रखे वो सारे को ठुकरा दिया और फिर मजबूरी में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन वापस चले गया। देखो माउंटबेटन प्लान क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देंगे। माउंटबेटन प्लान एक प्रकार की योजना थी जिसमें 1947 में भारत का विभाजन के लिए लागू किया गया था। इस योजना के तहत भारत 2 डोमिनियन में विभाजित किया गया था और भारत और पाकिस्तान, इस योजना का उद्देश्य भारत में सांप्रदायिक हिंसा को रोकना था। माउंटबेटन प्लान के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और दोनों देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रकार से हमको माउंटबेटन के बारे में लिखना है। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची की परिभाषा करें। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में भी दिया था एंड पॉलिटिकल साइंस में तो पूछ रखा था, बट यहाँ पे पूछने की इतना चांस नहीं है, फिलहाल आप लोग देख लो। चलो, कह रहा है हम लोग को कि भारतीय संविधान की 4 महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखें। तो देखो यहाँ पे भारतीय संविधान की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है, जिससे ये भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का पूछने की चांस नहीं है। वीर कुंवर सिंह के जीवन के प्रकाश डालें। वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव जगदीशपुर में रहने वाले थे। 1788 में पैदा हुए थे। 1857 क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति के कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेज को काफी नुकसान पहुंचा। 1858 को अंग्रेज से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे। चलो अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख मौलिक अधिकार क्या है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट हो सकता है आपको पूछ ले। एंड ये हो गया। एंड हम लोग करा कि बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिलहाल देख लो आप लोग। अब आप लोग को पीडीएफ लेना है, ठीक है, थोड़ा अपने से भी रिवीजन आप लोग कर लेना है। अभिलेख के 2 महत्व है, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया। एंड हड़प्पा कालीन सिंचाई की 2 व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप लोग देख लो पीडीएफ लेकर के। हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त विशाल सागर की 2 विशेषता, ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है। अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपयोग, ये क्वेश्चन हो सकता है। अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु दिए गए 2 उपयोग निम्नलिखित है। धम्म स्तंभ का निर्माण किया, यानी जो स्तंभ होता है खंबा, ठीक है, वो खंबा का निर्माण किया और इसमें क्या किया, धम्म के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें जो है लिख दिया, ठीक है, जिससे लोगों को जो है पता चले बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, अशोक ने पूरे धम्म स्तंभ का निर्माण किया। इस स्तंभ पर धम्म के उपदेश को उकेर गया, मतलब उकेरा गया, यानी जिस तरह अभिलेख में खरोच के लिखते हैं, खरोच के लिख के गया, मतलब लिखा गया ताकि हमेशा ये रहे। ये धम्म दूतों का प्रचार, यानी दूत बनाए, अलग अलग गुट बनाए और जिसमें क्या किया, तो दूत बना करके अलग अलग जगह पे भेजा। वो अशोक ने धम्म प्रचार के लिए दूतों का विभिन्न देशों में भेजा, जिससे जो और थोड़ा प्रचार हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो है लिखना है अशोक के धम्म के प्रचार के 2 तरीके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर हमको कि मगध साम्राज्य में उत्थान के 2 कारण लिखो। उत्थान मतलब क्या होता है कि मतलब कहने का मतलब प्रोग्रेस, जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेस या उत्पत्ति, जो भी बोले। ठीक है, और उत्थान का उल्टा होता है पतन, यानी खत्म, बर्बादी। तो बर्बादी को हम लोग कहते हैं पतन। ठीक है, आज अगर आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े हैं, अगर धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ कुछ महीने के बाद हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, तो बहुत अच्छा, मतलब मेरा चैनल का उत्थान हो रहा है और आप लोग उत्थान कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं, बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरे चैनल का पतन हो जाएगा। तो वही होता है उत्थान और पतन। तो आखिर जो मगध साम्राज्य की जो उत्थान कैसे हुआ, 2 महत्वपूर्ण कारक लिखेंगे।
तो मगध साम्राज्य के उत्थान के दो महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हो सकते हैं। एक तो पहला भौगोलिक, ठीक है। भौगोलिक में कैसे होगा, क्योंकि मगध साम्राज्य का भौगोलिक स्थान काफी लाभदायक था। ये जो है साम्राज्य गंगा नदी के मैदान में स्थित था, जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि थी, ठीक है। गंगा नदी के मैदान पे था, और जो है उन सब जमीन पे जो कृषि काफी अच्छा मात्रा में होती थी, और जो है जल की भी काफी अच्छा थी, सिंचाई के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। और एक तरह से क्या कहा जाए तो सेफ भी था, किसी भी इंसान को हमला करने के लिए आने के नदी अगर पार करेगा तो पता चला कि पार करते के तो उधर ही टपका दिया। तो इस प्रकार से जो है सिक्योरिटी भी था काफी। दूसरा राजनीतिक व्यवस्था, मगध साम्राज्य एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था थी। इस साम्राज्य में एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जो साम्राज्य का शासन करता था। इस प्रकार से जो है मगध धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गया। चलो क्वेश्चन 62 दिखेगा। किन्हीं दो स्मृतियों के नाम लिखे हैं, जैसे मनुस्मृति हो गया एंड क्या कहते हैं यज्ञवल्क्य, क्या है ये यज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप लोग देख लो। 1857 के विद्रोह के प्रमुख आर्थिक कारण लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग, ये भी इतना नहीं है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार की दुकान, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। वेद कितने हैं, इनके नाम लिखे। वेद 4 हैं, आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। सब वेद के बारे में डिटेल दिया हुआ, आप लोग रोक करके देख सकते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में विष्णु एवं शिव के नाम क्या जानते हैं, ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है। मुगल कालीन सिक्कों के नाम लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट हो सकता है थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। आदरी, रुपया, दाम, पाई, ये सारे जो मुगल काल में सिक्कों के नाम थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हूं आपको, जात एवं स्वार क्या कहते हैं संवार से आप क्या समझते हैं। जात एक जाति सामाजिक वर्ग था जो जन्म के आधार पर निर्धारित होता था। स्वार जो है एक सैन्य पद है, ये सैन्य सेवा के आधार पर क्या कहते हैं निर्धारित होता था, ठीक। चलिए, शायद मैंने आप लोगों को ना वो वाला क्वेश्चन शायद मिस्टेक कर दिया, मुझे लगता है गलत टाइपिंग कर दिया, शायद उल्टा टाइपिंग हो गया वो वर्ण और जात वाला। आप लोग एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि उल्टा लग रहा है हमको दोनों। क्वेश्चन हम लोग को 69 कर हम लोग को कि फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनाया था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। इसे बनवाने का उद्देश्य आगरा से फतेहपुर सिकरी आने वाले लोगों का स्वागत करना था। बुलंद दरवाजा एक विशाल और भव्य द्वारा है, ये 54 मीटर ऊंचा और 37 मीटर चौड़ा है। सिद्धा और क्या कहते हैं जमी बोस में क्या अंतर, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। विजयनगर राजाओं अंतर्गत अमर नायक कौन थे, वो क्या थे, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। विजयनगर आने वाले 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे हैं, तो देख लो। फिलहाल ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख संत, क्या कहते हैं नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और वारकरी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे। कारण लोग को भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, सामाजिक सुधार, ठीक है। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और सभी लोगों के लिए समानता की वकालत की, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। फिलहाल निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर बताएं, ये भी क्वेश्चन थोड़ा देख लो आप लोग। मार्को कौन था, वह कौन, ये इतना नहीं है। इतिवृत्त क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है इंपोर्टेंट। इतिवृत्त एक प्रकार की ऐतिहासिक ग्रंथ है एंड इसमें क्या होता है, किसी समय के ऐतिहासिक का वर्णन किया जाता है। इतिवृत्त ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ उस समय की सामाजिक, आर्थिक और संस्कृत स्थिति का भी वर्णन किया जाता है, वर्णन करता है। अल-बर्नी ने भारत अध्ययन में बाद किन किन तत्वों का उल्लेख किया, ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त के किन 2 दोष को लिखे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। भूमि का अत्यधिक दोहन, अस्थायी बंदोबस्त क्या होता था, भूमि का अत्यधिक दोहन होता था। अस्थायी बंदोबस्त के कारण भूमि में अत्यधिक दोहन होता था, इसमें भूमि की उर्वरकता कम हुई और किसान को नुकसान हुआ, पहला दोष। अमीर गरीबी का अंतर बढ़ा, अस्थायी बंदोबस्त के कारण अमीर जमींदार और गरीब जमींदारों के बीच अंतर बढ़ गया, ठीक है, वो हम लोग लिख देना दूसरा अंतर में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताओं को लिखें, क्या 2 विशेषताएं। किसानों को भूमि का अधिकार, अस्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों को भूमि का अधिकार दिया गया, इससे किसानों को सुरक्षा और स्थिति मिली। एंड भूमि की आय निर्धारण, अस्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि की आय का निर्धारण एक बार किया गया, इससे किसानों को भविष्य की भूमि की आय में बदलाव का डर नहीं था, ठीक है। ये 2 जो है विशेषताएं थी। चलो, क्या झूम खेती की विशेषता आप क्या समझते हैं, इतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि ज्योग्राफी टाइप का क्वेश्चन है ये। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण लिखे हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिएगा, राजनीतिक क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया आपको। चंद्रशेखर आजाद के विषय के कारण थे, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग पूछ रखा है। चंद्रशेखर आजाद की उम्र क्या है। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांतिकारी सदस्य थे। उन्होंने 1929 में लखनऊ में क्या कहते हैं कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का बहिष्कार करने का विरोध किया। उन्होंने 1930 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया, 1930 में। और ये डेट वगैरह सब गलत रखा है, ये क्वेश्चन हम लोग को मिस्टेक हो गया। करा क्रिप्स मिशन जो है भारत कब और क्यों आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसका उद्देश्य भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के बनाए रखने के लिए भारतीय समर्थन का प्राप्त किया था। क्रिप्स मिशन हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। एंड शिमला समझौता क्यों आयोजित हुआ था।
देख लो, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है, ये भी क्वेश्चन देख लो फिलहाल। एंड चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की उपलब्धि, ये हम लोग का जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एंड हो रहा है। 2 मार्क्स वाले में इतना क्वेश्चन आप लोग को आने की संभावना था, जो मैंने बताया आप लोग को। बाकी आप लोग पीडीएफ देखिए, एक बार खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ पूरा हम लोग को, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का उपलब्धि का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपके आने के चांस है, आप लोग देख लीजिएगा। महावीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान देंगे। मुगल काल में देवेंद्र की स्थिति का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन इतना नहीं है। अस्थायी बंधन से गुण दोष का विवेचना करें, तो वो तो मैंने वहां पे 2 मार्क्स बता दिया, आप लोग फिर भी यहाँ पे देख लेंगे तो आपका दोनों क्वेश्चन, चाहे यहाँ से 2 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1857 क्रांति के कारणों का क्या कहते हैं वर्णन करें, चाहे आपको 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा सकता है, इसलिए आप लोग 5 मार्क्स वाला देख लेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके, या फिर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। एंड आवश्यक आंदोलन क्रांतिकारी, देखो जो भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में देखेंगे ना, वो 5 में मार्क्स में नहीं तो 2 मार्क्स में आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस पीडीएफ को हर हाल में आप लोग को ले लेना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एप्लीकेशन डाउनलोड करना, पीडीएफ वाला फाइल में मिल जाएगा आपको। तो ये सारे क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स वाले, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप लोग को यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लोग जो है खुद से जाकर के इसको देख लीजिए, थोड़ा सा मैं फ्री में कर दिया हूँ, ठीक है। 5 मार्क्स में आपको लगभग टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले 5 मार्क्स में लगभग 24 क्वेश्चन है, शायद 24 क्वेश्चन है ना। हाँ 24 क्वेश्चन है। इस 24 क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से एक बार रिवीजन कर लेना, देख लेना है एक झलक, एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, सबको लाइक कर देंगे और सभी दोस्तों के साथ आप लोग को शेयर कर देना है, ताकि सब बच्चे तक एग्जाम से पहले पहुंच सके। बाकी जो भी आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।